नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे अपने बयानों से लगातार इसको गर्म करते रहते हैं और अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सभा को यहां पर इजाजत दे दी गई है औरंगाबाद में, लेकिन 16 शर्तों के साथ इस सभा को इजाजत दी गई है। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा होनी है और इसमें 15,000 से ज्यादा लोग शामिल ना हो, ये शर्त लगाई गई है और साथ ही लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक होनी चाहिए। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, बताइए, इस सभा को लेकर लंबी वहां पर थोड़ी सी सियासत चली। अब इजाजत तो मिल गई है लेकिन कई सारी शर्तें हैं। बिल्कुल सभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज ठाकरे ने मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया है और अगर उस दौरान नहीं हटा तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की। लेकिन इसके पहले ही 2 दिन पहले यानी 1 मई को उन्होंने औरंगाबाद में सभा करने की घोषणा की और ये माना जा रहा था कि वहां से वो बहुत ही कोई भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसा दे सकते हैं। और चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, 3 मई को रमजान ईद है, तो राज्य में कानून व्यवस्था न बिगड़े, कोई सांप्रदायिक तनाव न फैले, इसलिए इस सभा को इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसको लेकर बहुत ही मंथन चल रहा था। पुलिस की तरफ से भी काफी कोशिश हुई, सरकार और कई राजनीतिक दलों ने भी इसका काफी विरोध किया था। लेकिन कई मीटिंगों के बाद आखिरकार बीच का रास्ता ये निकाला गया कि राज ठाकरे की सभा को इजाजत तो दी गई है, लेकिन भीड़ पे भी नियंत्रण करने के लिए उन्हें आदेश दिया है 16 शर्तों के साथ, जिसमें कि 15,000 की ही क्षमता है उस मैदान की, तो 15,000 लोगों को ही बुलाया जाए। और जो लाउडस्पीकर है उसकी जो डेसिबल लेवल है वो भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है उसके अनुसार ही हो। और तीसरी बड़ी बात है कि किसी भी तरह की कोई भड़काऊ भाषण, सामाजिक द्वेष हो, धार्मिक द्वेष हो, इस तरह का निर्माण हो, ये भी नहीं बोलना है। यानी कि पूरी कोशिश ये की गई है कि सभा हो जाए लेकिन उससे कोई इसी तरह की कानून व्यवस्था खराब न हो, कोई धार्मिक और सामाजिक तनाव न फैले। लेकिन अब ये बहुत कुछ निर्भर करता है राज ठाकरे पे, उनकी जो अपनी शैली है, जो उनका अंदाज है, जो तेवर है, कि क्या इन सभी शर्तों को मानेंगे। मान लीजिए जैसे ही उनके नेता बालाराम ग्रोवर का एक बयान आया है कि हम 15,000 लोगों को ही बुलाएंगे, लेकिन और भी ज्यादा अगर लोग आते हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक शर्तें जरूर लगाई गई है, लेकिन ये देखना ये होगा कि 1 मई को क्या इन सब शर्तों का पालन होता है, ये बड़ी बात है। इसीलिए पुलिस एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था तो वहां पर कर रही है, लेकिन यह है कि सभा की इजाजत दे दी गई है। और राज ठाकरे आज सुबह ही अभी 10 बजे निकलेंगे, पहले वो पुणे में जाएंगे और आज पुणे में रहने के बाद 1 मई को सभा को संबोधित करेंगे औरंगाबाद में। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो राज ठाकरे की सभा को यहां पर इजाजत दी गई है, 1 मई को औरंगाबाद में सभा होनी है और इसको लेकर कई सारी शर्तें लगाई गई हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को यहां पर ना बुलाया जाए और लाउडस्पीकर की आवाज को भी कम रखा जाए और बातें भी इस लिहाज से बोली जाएंगी जिससे कोई तनाव ना हो। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मस्जिद के बाहर 26 और 27 तारीख की रात को आपत्तिजनक पोस्टर लगाए, साथ ही आपत्तिजनक चीजें भी फेंकी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का बदला यहां पर लेना चाहते थे। पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, बताइए इन लोगों के बारे में, कौन कौन ये लोग हैं और क्या इरादा था इनका? देखिए, इनका इरादा ताबिश जो पुलिस के मुताबिक है कि वो दंगा भड़काना था। ये लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, इसमें 11 लोग शामिल थे। ये जो इन्होंने घटना की है वो 26 और 27 तारीख की रात में की है और ये 2 बाइकों में थे और इनका प्लान था कि मस्जिदों में जाकर के उन्होंने पोस्टर लगाए और सुअर का मांस फेंका
और रमजान का महीना है और इनका मकसद था कि ये दंगा भड़क जाए इससे पूरे अयोध्या में। लेकिन ये जो सभी कैमरा है इनका जो है वो सीसीटीवी जो लगी हुई है उससे पहचान कर ली गई और दबिश दी गई और इसमें से 11 में से 7 लोगों को पकड़ लिया गया है और सातों 18 साल की उम्र के 18 साल के ऊपर की आयु के हैं। और जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो उनका कहना है कि ये जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो मंशा थी वो माहौल खराब करने की थी। इन्होंने कुरान खरीदी, कुरान फेंकी, कुछ कागज बनवाए थे और इसके अलावा लगभग 3 से 4 मस्जिदों में जाकर के अयोध्या की इन्होंने मास्क फेंका है ताकि माहौल खराब हो जाए। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में काफी तत्परता दिखाते हुए जैसे उनको पता चला ऐसा हुआ है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाल करके छानबीन करनी शुरू की। जो मस्जिद के धर्म गुरु हैं उनसे बात की, समझाया, उनसे धैर्य रखने के लिए कहा और ये पूरा केस है ताबिश वो लगभग 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी पुलिस की जरूर है लेकिन वहीं समस्या भी इस बात की है कि ये सातों हैं सातों हिंदू है और के जानबूझकर ईद से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। अब खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में एक अहम आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। फरीद उर्फ नीटू नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। फरीद जहांगीरपुरी का घोषित अपराधी है और स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त पथराव हुआ तभी फरीद ने भीड़ को उकसाया और उत्पात मचाने में भी इसकी भूमिका थी। इसके बाद से ही यह पश्चिम बंगाल भाग गया था। मुकेश हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश बताइए इसकी संलिप्तता को किस तरह से पुलिस देख रही है और ये गिरफ्तारी कितनी अहम है इस मामले में? देखिए, दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये गिरफ्तारी काफी अहम है क्योंकि ये मुख्य साजिशकर्ताओं में एक है। इसका नाम फरीद उर्फ नीटू है और ये जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। इस पर पहले से 6 केस दर्ज हैं और ये इलाके का घोषित बदमाश है। आरोप ये है कि इसने हिंसा के दौरान भीड़ को भड़काया और वहां पर अफवाह फैलाई। इसके बाद जैसे ही हिंसा हुई और हिंसा के बाद ये जहांगीरपुरी से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भाग गया और मिदनापुर में बैठकर लगातार ये टीवी चैनल देख रहा था कि उसका नाम टीवी पर तो नहीं आ रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस मिदनापुर पहुंची और मिदनापुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको दिल्ली पुलिस दिल्ली ले आई है और इससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक ये मुख्य साजिशकर्ताओं में एक है और इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया है लेकिन अब इसको क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है क्योंकि पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। अब तक जहांगीरपुरी की हिंसा में कुल 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कुछ नाबालिग भी पकड़े गए हैं जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जी शुक्रिया आपका मुकेश सब जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब पूछताछ जो है इससे आगे की जा रही है इस मामले में। उधर जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली नगर निगम के महापौर और अधिकारी कई मुस्लिम बहुल इलाकों में अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बुलडोजर आने के डर से शाहीन बाग इलाके में दुकानदार अपना सामान हटाने में लगे हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की हैं, जहां गुरुवार सुबह से ही दुकानदार बुलडोजर आने की आशंका में अपनी दुकानों के आगे से सामान उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर बुलडोजर चला तो सारा सामान टूट जाएगा। कितने वक्त से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे करीब 15 साल से। 15 साल से। कभी 15 साल में ऐसे डेमोलिशन हुआ बुलडोजर? नहीं, कभी नहीं हुआ। सीढ़ी आती, सामान थोड़ा पीछे कर लेते थे बस। तोड़ फोड़ नहीं की? नहीं कभी नहीं। अच्छा, तो अब ये सामान आप लोग ऐसे हटा रहे हैं कि अगर आ गए तो पहले तोड़ फोड़ना नुकसान ना हो? पहले हटा लेते हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि एमसीडी वाले पहले पैसा लेकर सामान लगवाते हैं और अब बुलडोजर की बात कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी खुद लगवाते हैं, रेडी ठेले सारे लगवाते हैं। 1500 महीना बंदे होते हैं और जब महीना 10 दिन पे वो दौड़ा होता है किसी अफसर वगैरह का तो पहले आकर के बोल जाएंगे कि हाँ सर कमेटी आने वाली है, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए। सारा रोड क्लियर है, फिर वो कमेटी जाएगी, फिर लग जाएगी। दरअसल बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग का दौरा किया और कहा कि यहाँ जल्द अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा।
वहीं दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत फोर्स देने से मना कर दिया और सलाह दी कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई से 10 दिन पहले बताए। वहीं दिल्ली निगम चुनाव से पहले बुलडोजर को लेकर सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, एक एक गली में जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका छज्जा बढ़ा हुआ है, आपकी सीढ़ी बढ़ी हुई है, आपका फाटक बढ़ा हुआ है, आपने ये तल्ले बना लिए, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, आपके घर पे बुलडोजर चला देगा, नहीं दिया आपने। पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी गुंडागर्दी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, हम इसका विरोध करने आए हैं यहाँ पे। मुस्लिम और हिंदू एंगल देखना बंद करें। बुलडोजर बुलडोजर होता है, बुलडोजर ना हिंदू है ना मुसलमान देखता है। बुलडोजर अगर गलत है सियासत तो देखती है यार जी। वो आप देखिए, वो आप देखिए। हमारा मकसद ये कि दिल्ली वालों को जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिमूव करना। जिन राज्यों में चुनाव है वहां यूपी के मॉडल पर बुलडोजर चलाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं चला था, पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बुलडोजर के सहारे एमसीडी चुनाव में उनकी नैया पार लग जाएगी। यही उम्मीद है सबको कि एमसीडी के बुलडोजर जब चलेंगे तो अमीरों की बस्ती भी नहीं छूटेगी, जैसे गरीबों की रेडियां नहीं छूटती। सहयोगी संजय कौशिक के साथ शाहीन बाग से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात गर्मी की करते हैं। भारत के कई इलाके इस वक्त जबरदस्त गर्मी से जूझ रहे हैं और फिलहाल राहत के कोई आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार चढ़ते पारे के चलते मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। दिल्ली में इस अप्रैल में 9 दिन हीट वेव रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2010 के 11 दिनों के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में गुरुवार को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम में गुरुवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। गुरुग्राम में गुरुवार को तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया और अप्रैल के महीने में गुरुग्राम में पहली बार इतना तापमान पहुंचा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, हालांकि उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो दिल्ली में आने वाले दिनों में भी जो गर्मी है वो बरकरार रह सकती है। इसको लेकर अनुमान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आज जब हीट वेव रह सकती है और कल धूल भरी आंधी यहां पर चल सकती है, बिजली चमकने के भी आसार हैं और शनिवार को भी हीट वेव की संभावना जताई गई है और रविवार को धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है। लेकिन इन सभी दिनों में आप तापमान देखिए तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। 43 से 44-45 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान आने वाले कुछ दिनों में रह सकता है। रुखसाना खातून जैसों के लिए चिलचिलाती गर्मी से राहत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रुखसाना के परिवार को 2014 में लोधी रोड की झुग्गी से हटाया गया था। तब से इनके पास छत नहीं है। घर में 3 बच्चे हैं। पति कबाड़ का काम करते हैं और तकरीबन 4000 महीना ही कमा पाते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं बाहर नहीं जाओ, बड़े आदमी कह रहे हैं बाहर नहीं जाओ। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, कबाड़ा नहीं बीनेंगे, खाएंगे कहाँ से रोटी। बड़े आदमी तो बैंक से पैसे निकालेंगे, उन लोग के पास पैसे है, आमदनी है, उन लोग बना लेंगे, खा लेंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे। उन लोग ऐसी में बैठे रहेंगे, कूलर में बैठेंगे, उन लोग का दिन कट जाएगा। हम लोग कूलर में बैठेंगे बहन तो हम लोग को दिन नहीं कटेगा। हम लोग तो धूप में बउआते रहेंगे, कंधे पे बोरी लेंगे, बार बार बोतल बीनते रहेंगे। क्या करेंगे? हमको तो बच्चा पालना है, बच्चे सबको भूख नहीं तो मारना है। अब बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको अब त्यौहार आ गया, ईद आ गया, अब पैसे नहीं है हाथ पर, कबाड़ा नहीं बीनेंगे, खाएंगे कहाँ से। 45 साल के रिक्शा चालक सुबोध कुमार बिहार के कटिहार से हैं। गर्मी कितनी भी हो, अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो 2 वक्त की रोटी का कैसे इंतजाम होगा। इसलिए इतनी गर्मी में भी 14 घंटे रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। 7 बजे बाहर करता हूँ, रात 9 बजे तक चलाता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ रूम पे जाकर खाना पीना खाता हूँ। जो पैसा होता है इकट्ठा करके रख देता हूँ। महीना में 6-7 हज़ार हो जाता है। फिर बच्चों के लिए वो गाँव भेज देता हूँ। पानी कहीं भर के टोकरी में रखता हूँ बोतल में, फिर गर्म हो जाता, फिर फेंक देता हूँ, फिर दूसरा पानी भरता हूँ, फिर खाता हूँ। कभी मुँह धोता हूँ, कभी पैर धोता हूँ। गर्मी में पसीना हो जाता, शरीर जलने लगता है। गरीब का कोई गुजारा नहीं है, तो धूप हो जाए, छाया हो, तो कमाना ही होगा, खाना ही होगा। ये वो दिक्कत मैडम की।
चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़, चिलचिलाती गर्मी की वजह से हालात और परेशानियां एक जैसी हैं। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले तो मतलब अप्रैल तक तो इतनी नहीं होती थी, मई जून में एक होती थी, तभी जो वेकेशन है बच्चों की वो भी लेट ही होती है, बट अभी बहुत पहले आ गई है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत जैसे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बुधवार को ही तापमान 41 डिग्री को पार कर गया था और गुरुवार को तापमान में 1 डिग्री और बढ़ोतरी हुई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल से तापमान में जो तेज बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है वो 2 मई को जाकर थम सकता है, जब बरसात होने के आसार हैं। If we talk about the northwest and central India like Delhi or Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this will be it will be longer actually on 2nd May, okay? 2nd May or 3rd May, because there is active western disturbance coming. But eastern India will get the relief from 30th April. जो western disturbance अभी आएगा वो बारिश लेके आएगा, ठीक है? अच्छा, 2-3 के आसपास बरसात हो सकती है। बारिश क्लाउडिंग, पूर्वी हवा बहुत सारा रहेगा। दिल्ली के लिए खास तौर से आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये 1941 के बाद सबसे गर्म अप्रैल का महीना निकले। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर भारत में कई जगह पर लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं। अब अलग अलग शहरों का तापमान आपको दिखाते हैं, कहां पर किस हिसाब से जो है तापमान इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के आसपास जो है तापमान 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हिसार में 46 है, पटियाला में करीब 46 है, प्रयागराज में भी 45.9 डिग्री सेल्सियस है और दौलतगंज में 45.8 डिग्री जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। राजगढ़ में 45.7 डिग्री, सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है ये भी। और श्री गंगानगर में 45.7 डिग्री, यहाँ पर सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव में करीब 45.5 डिग्री और जलगांव में 45.6 डिग्री, चुरू में 45.5 डिग्री। तो तमाम जगहों पर जो आमतौर पर अप्रैल के महीने में तापमान दर्ज किया जाता है उससे 3 से 4 डिग्री तक का फर्क तापमान में ज्यादा देखा जा रहा है और गर्मी ज्यादा इस वक्त अप्रैल में इस बार लोगों को झेलनी पड़ रही है। 7 राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की प्रधानमंत्री की नसीहत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी अब विपक्ष शासित राज्यों पर निशाना साधा है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। इसका कोई लाभ नहीं। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को अधिकतर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र के पास पश्चिम बंगाल सरकार का करीब 97,000 करोड़ रुपए बकाया है। जिस दिन केंद्र इसका आधा भी रिलीज करेगा, हम पेट्रोल डीजल पर 3,000 करोड़ की सब्सिडी दे देंगे। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, ये कहना गलत है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से बढ़ी हैं। I will tell Modi ji, please at the meeting of COVID. प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल एक तरफा और भ्रामक भाषण दिया है। उन्होंने गलत तथ्य साझा किए।
पिछले 3 साल से हम पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर रियायत दे रहे हैं। हम इस पर 1500 करोड़ खर्च कर चुके हैं। Decrease the price of petrol and diesel and domestic gas. जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, और इसी कल नहीं दिखी। ऐसा कहना माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव जी का है, ममता जी का है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। तो ठीक है, अब जो हुआ है हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो सेस जो लगाए हैं, 2 साल से सेस लगा हुआ है, 4% सेस ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट की ऊंची दरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वो आम लोगों को बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कोविड की चुनौतियों में भी हमेशा मुख्यमंत्रियों को विश्वास में दिया। उन्होंने जो भी कोविड की चुनौतियों में सहयोग मांगा, उस सहयोग को किया है। तो आज इस मुख्यमंत्री जी की इस अपील को मुख्यमंत्री उन राज्यों को सोचना चाहिए जहां वैट की दरें बहुत अधिक हैं पेट्रोलियम पे, उसको कम करना चाहिए। बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत $102 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। जाहिर है देश में पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच इस राजनीतिक बयानबाजी की वजह से महंगाई के मसले पर एक आम राय नहीं बन पा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम हरियाणा की खबर से, जहां झज्जर में कल रात एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद यहां पर काफी हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगी, कई लोगों को उल्टियां भी शुरू हो गई। जैसे ही सूचना मिली, वहां पर पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे बाद जो लीकेज था, गैस का रिसाव था, उसको बंद किया जा सका। अमोनिया गैस रिसाव एक कत्था फैक्ट्री से उसका रिसाव हुआ था। कुछ लोग आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की परेशानी जो झेल रहे थे, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। दमकल की गाड़ियों से पानी का छिड़काव यहां पर किया गया। आपको बता दें, एक रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री बनी हुई थी जहां गैस का रिसाव हुआ था। कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने अपने नाक और मुंह को ढक रखा है और यहां गैस का जो रिसाव हुआ उसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आई। जैसे हम सूचना पता लगी तो पुलिस पूरे उसके साथ आई हुई है, बल्कि साथ, और आपने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है, एम्बुलेंस वगैरह मंगा रखी है। हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं और पूरी हमारा जो स्टाफ है वो इसको बंद करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ लोगों को यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि कृपया फेस पे मास्क लगाएं और गीला अगर हो सके तो गीला रुमाल जरूर लगाएं, ताकि किसी प्रकार के कोई वो हो तो उसे बचा सके। ये मामला ये क्या कत्था फैक्ट्री, यहाँ पे अमोनिया गैस रिसाव हुआ गया, 1 घंटा हो चुका है। मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और सभी हमारे जो पड़ोसी सारे यहाँ से दूर चले गए, घर निकल गए, अब दूसरे घर में जाने लगे। पूरा मोहल्ला परेशान है इससे। पहले भी इसमें ना अब देखोगे छठे महीने देखना इसमें बदबू उठेगी बहुत बुरी, कत्थे को पिघलाते हैं, उससे भी हम परेशान रहते हैं। कई बार इनको बोल चुके हैं यहाँ से इसको उठाइए, लेकिन ये मानते नहीं है। अब फिलहाल में देखा होने का क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो चुका अंदर के सारी फैक्ट्री। आबादी कितनी है इस क्षेत्र में? आबादी सर यहाँ की लगा लो आप 10-20 हज़ार वही आबादी लगा धोने की यहाँ फिलहाल की। वैसे शहर की मान लग रही फैल ना पूरे शहर में, अगर ये 100 बजे शाम तक फैल गई तो शहर में अंदर ये मान लो आप काफी मौतें हो जाएगी।
तो झज्जर में आपने लोगों को सुना किस तरह से यहाँ लोगों को अचानक दिक्कत पेश आए। रिहायशी इलाके में कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव जब हुआ, कुछ लोगों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, यहाँ पर फिलहाल स्थिति झज्जर में जिस इलाके में गैस रिसाव हुआ कैसी है? बहुत लोगों को उल्टी और सांस लेने में दिक्कत कल पेश आई थी, क्या वजह रही गैस लीक की, ये भी बता दें। जी देखिए, वहाँ पर अमोनिया गैस कत्था बनाने की फैक्ट्री है जिसमें अमोनिया का इस्तेमाल होता है, और अमोनिया गैस की जो एक सिलेंडर थी उसमें किसी तकनीकी कारण की वजह से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद जो है प्रशासन ने फैक्ट्री के अंदर जितने मुलाजिम थे या मजदूर थे उनको भी बाहर निकाला। आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों को सांस लेने की दिक्कत आई, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है वहां पर इकट्ठा हो गया। वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ियां, पुलिस की तरफ से ये मुनादी और ऐलान भी करवाया गया कि लोग मास्क या मुंह ढक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्री या ऐसा कारखाना जो है रिहायशी इलाके के आसपास क्यों है, या गैस रिसाव से पहले वहां उस फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, तो प्रशासन उसकी भी फिलहाल जांच कर रहा है। लेकिन अभी गैस रिसाव के बाद जो माहौल शाम के वक्त या रात के वक्त था, स्थिति बहुत बेहतर है और फिलहाल माहौल तनावपूर्ण नहीं है या वहां पर सांस लेने जैसी परेशानी जो कल रात हो रही थी वो फिलहाल नहीं है। गजाली, यहाँ पर जो लोग अस्पताल पहुंचे थे क्या वो अभी ठीक हैं? और दूसरा, ये फैक्ट्री जो है अब सुरक्षित मानी जा सकती है? जी देखिए, फिलहाल जो है आज सुबह जो है वहां पर जब आग बुझाने वाली गाड़ी आई और प्रशासन के सीनियर अधिकारी आए, तो जिस सिलेंडर से ये गैस लीक हुई थी उसको किसी तरह खाली किया गया। फिलहाल वो मसला जो कल बना हुआ था वो अब नहीं है, गैस वहां पर से उस सिलेंडर से पूरा निकाल लिया गया। जो लोग इसकी तकलीफ जो शिकायत कर रहे थे सांस लेने में या जिनको अस्पताल ले जाया गया वो भी जेर इलाज हैं और फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो लोग भर्ती थे वो खतरे से बाहर हैं और यहाँ पर जिस सिलेंडर से अमोनिया गैस लीक हुई थी उस पर अब काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मस्जिदों के बाहर 26 और 27 तारीख की रात को आपत्तिजनक पोस्टर लगाए, साथ ही आपत्तिजनक चीजें यहां पर फेंकी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का बदला लेना चाहते थे। पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में एक अहम आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। फरीद उर्फ नीटू नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। फरीद जहांगीरपुरी का घोषित अपराधी है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त पथराव हुआ जहांगीरपुरी में, तभी फरीद ने भीड़ को यहां पर उकसाया, यह आरोप है उस पर, और उत्पात मचाने के लिए इसकी अहम भूमिका थी। इसके बाद से ही ये पश्चिम बंगाल, यहां से दिल्ली के जहांगीरपुरी से पश्चिम बंगाल भाग गया था। और वहीं जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली नगर निगम के महापौर और अधिकारी कई मुस्लिम बहुल इलाकों में अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी में लगे हैं। बुलडोजर आने के डर से शाहीन बाग इलाके में जो दुकानदार हैं वो अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं ताकि उनके सामान की कम से कम उनको नुकसान ना पहुंचे। देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की हैं, जहां गुरुवार सुबह से ही दुकानदार बुलडोजर आने की आशंका में अपनी दुकानों के आगे से सामान उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर बुलडोजर चला तो सारा सामान टूट जाएगा। कितने वक्त से हैं आप यहाँ पे? यहाँ करीब 15 साल से।
15 साल से। कभी 15 साल में ऐसे डेमोलिशन हुआ बुलडोजर? नहीं, कभी नहीं हुआ। एमसीडी आती, सामान थोड़ा पीछे कर लेते थे बस। तोड़ फोड़ नहीं की? नहीं कभी नहीं। अच्छा, तो अब ये सामान आप लोग ऐसे हटा रहे हैं कि अगर आ गए तो पहले तोड़ फोड़ना नुकसान ना हो? पहले हटा लेते हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि एमसीडी वाले पहले पैसा लेकर सामान लगवाते हैं और अब बुलडोजर की बात कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी खुद लगवाते हैं, रेडी ठेले सारे लगवाते हैं। 1500 महीना बंदे होते हैं और जब महीना 10 दिन पे वो दौड़ा होता है किसी अफसर वगैरह का, तो पहले आकर के बोल जाएंगे कि हाँ सर कमेटी आने वाली है, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए, सारा रोड क्लियर है। फिर वो कमेटी जाएगी, फिर लग जाएगी। दरअसल बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग का दौरा किया और कहा कि यहां जल्द अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत फोर्स देने से मना कर दिया और सलाह दी कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई से 10 दिन पहले बताए। वहीं दिल्ली निगम चुनाव से पहले बुलडोजर को लेकर सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, एक एक गली में जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका छज्जा बड़ा हुआ है, आपकी सीढ़ी बड़ी हुई है, आपका फाटक बड़ा हुआ है, आपने ये तल्ले बना लिए, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, आपके घर पे बुलडोजर चला देगा, नहीं दिया आपने। पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी गुंडागर्दी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। हम इसका विरोध करने आए हैं यहाँ पे। मुस्लिम और हिंदू एंगल देखना बंद करें। बुलडोजर बुलडोजर होता है, बुलडोजर ना हिंदू है ना मुसलमान देखता है। बुलडोजर अगर गलत है, सियासत तो देखती है यार जी। वो आप देखिए, हमारा मकसद ये कि दिल्ली वालों को जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिमूव करना। जिन राज्यों में चुनाव है वहां यूपी के मॉडल पर बुलडोजर चलाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं चला था, पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बुलडोजर के सहारे एमसीडी चुनाव में उनकी नैया पार लग जाएगी। यही उम्मीद है सबको कि एमसीडी के बुलडोजर जब चलेंगे तो अमीरों की बस्ती भी नहीं छूटेगी, जैसे गरीबों की रेडियां नहीं छूटती। सहयोगी संजय कौशिक के साथ शाहीन बाग से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पटना में कल एक बार फिर से इफ्तार पार्टी में साथ नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव। इस बार इफ्तार जेडीयू की तरफ से दी गई थी। इस इफ्तार का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया था और सभी दलों के नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे थे और यहाँ पर तेजस्वी यादव को एक तरह से जब आमंत्रण किया है, किस तरह से इफ्तार में उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और काफी आदर सत्कार हुआ है। तेज प्रताप यादव भी यहां पर पहुंचे थे, उनके भाई। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है जब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पर जो इफ्तार आयोजित की गई थी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसको लेकर बिहार की राजनीति में तरह तरह अटकलें भी लगनी शुरू हो गई थी। इफ्तार शुरू होने के पहले जब साफा पहनाने की औपचारिकता नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी यादव को पहनाया और उसके बाद आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से तेजस्वी को पहनाया और उसके बाद तारकिशोर प्रसाद को साफा यहां पर पहनाया। इसके अलावा एक और चीज यहां पर गौर की गई, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पहले विदा किया और जब तेज प्रताप यादव कहीं भीड़ में पीछे रह गए, छूट गए, वो तब तक नहीं पहुंचे थे, तब तक नीतीश कुमार उनके आने का इंतजार करते रहे। अमूमन आमतौर पर देखने में आता है कि मुख्यमंत्री इस तरह का कोई भी आयोजन होता है तो पहले उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे। तेज प्रताप और तेजस्वी को विदा करने के बाद यहाँ से निकले। चलिए हटिए आगे से। तो बिहार की राजनीति काफी रोचक होती चली जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। 7 राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की प्रधानमंत्री की जो नसीहत थी उस पर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी अब विपक्ष शासित राज्यों पर निशाना साधा है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य
जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। इसका कोई लाभ नहीं। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को अधिकतर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र के पास पश्चिम बंगाल सरकार का करीब 97,000 करोड़ रुपए बकाया है। जिस दिन केंद्र इसका आधा भी रिलीज करेगा, हम पेट्रोल डीजल पर 3,000 करोड़ की सब्सिडी दे देंगे। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, ये कहना गलत है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से बढ़ी हैं। I will tell Modi ji, please at the meeting of COVID. प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल एक तरफा और भ्रामक भाषण दिया है। उन्होंने गलत तथ्य साझा किए। पिछले 3 साल से हम पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर रियायत दे रहे हैं। हम इस पर 1500 करोड़ खर्च कर चुके हैं। Decrease the price of petrol and diesel and domestic gas. जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, वैसी कल नहीं दिखी। ऐसा कहना माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव जी का है, ममता जी का है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। तो ठीक है, अब जो हुआ है हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो सेस जो लगाए हैं, 2 साल से सेस लगा हुआ है, 4% सेस ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट की ऊंची दरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वो आम लोगों को बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कोविड की चुनौतियों में भी हमेशा मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया। उन्होंने जो भी कोविड की चुनौतियों में सहयोग मांगा, उस सहयोग को किया है। तो आज इस मुख्यमंत्री जी की इस अपील को मुख्यमंत्री उन राज्यों को सोचना चाहिए जहां वैट की दरें बहुत अधिक हैं पेट्रोलियम पे, उसको कम करना चाहिए। बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत $102 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है। जाहिर है देश में पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच इस राजनीतिक बयानबाजी की वजह से महंगाई के मसले पर एक आम राय नहीं बन पा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगी थी मंगलवार रात को। उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग बेहद जबरदस्त लगी थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जबरदस्त आग के चलते प्रदूषण और गर्मी दोनों में काफी इजाफा हुआ है। यहां से जो लोग गुजर रहे हैं वो उसकी तपिश को महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें से जहरीला धुआं भी निकल रहा है, बहुत से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद ये कूड़े का जो पहाड़ है किसी ज्वालामुखी की तरह इस वक्त धधक रहा है। इसकी आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है।
और बात करते हैं तपती हुई गर्मी की। भारत के कई इलाकों में इस वक्त जबरदस्त गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे। दिल्ली एनसीआर में लगातार चढ़ते पारे के चलते मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में इस अप्रैल में 9 दिन हीट वेव रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2010 के 11 दिनों के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में गुरुवार को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम में गुरुवार को आपको बता दें तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार किया गया। तो यहां पर तमाम इलाकों में 45 के पार पारा पहुंच चुका है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में गुरुग्राम में पहली बार इतना तापमान 45.6 दर्ज किया गया। दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये तमाम उत्तर के जो राज्य हैं, यहां पर कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े लोग इस वक्त झेल रहे हैं। कैसे तैसे अपने आप को जो है अपना तापमान नियंत्रण में रखने के लिए जो जो सहारा लिया जा सकता है उसको लेने की कोशिश चल रही है। और वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम के अनुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार रहने की संभावना आज जताई जा रही है। हीट वेव की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कल की अगर बात करें, आने वाले कल की, तो धूल भरी आंधी चल सकती है, बिजली चमकने के साथ आंधी आ सकती है। शनिवार को हीट वेव की संभावना लग रही है और साथ ही रविवार की बात करें तो यहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है। पारा आप देख रहे हैं 43 के पार ज्यादातर दिल्ली में आज, कल, शनिवार, रविवार ऐसा लग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए दुनिया भर से रिपोर्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह भी यूक्रेन के कई शहरों में गए और वहां का हाल आप सबके लिए भेजा। कैसे हो रही है रिपोर्टिंग, इस बारे में अरुण सिंह ने बात की उमाशंकर सिंह से। यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रक्शन है, ये रूसी गाड़ियों का डिस्ट्रक्शन है। युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना रोमांचक और खतरनाक दोनों हो सकता है। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन से रिपोर्ट कर रहे एनडीटीवी के उमाशंकर सिंह से। उमा, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट्स में से कोई एक दृश्य जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जो आज भी आपकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। अनगिनत ऐसे दृश्य हैं जो नजरों से जाते नहीं। बूचा नरसंहार के बाद जिस तरह से कब्र की खुदाई हो रही थी, लाशों को निकाला जा रहा था और वहीं मौके पर ही उनका जो शुरुआती परीक्षण है वो किया जा रहा था, वो दृश्य काफ़ी दुखदाई लगा। एक जगह हमने देखा एक टेडी बियर, जो कि एक बहुत बड़ा टेडी बियर था और एक कमरे के बीचों बीच वो पड़ा हुआ था। पूरा घर विध्वंस हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो लगा कि यहाँ ये परिवार भी किस हालत में है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन जो निशान वहाँ पे रह गए हैं, शायद वो टेडी बियर जो है वो त्रासदी की कहानी कहने के लिए रह गया था। वॉर टाइम में इंडिपेंडेंट फेयरलेस जर्नलिज्म का रोल सामने आता है। यूक्रेन की इंटेंसिव कवरेज का श्रेय वहाँ रिपोर्टर्स को मिले एक्सेस को भी जाता है। आप अग्री करेंगे? वॉर जोन में एक्सेस मिलना काफी अहमियत रखता है, क्योंकि उसके बिना तो आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार जब आप वॉर जोन में उतर जाते हैं तो फिर आप पे निर्भर करता है कि आप वहाँ करते क्या हैं। किसी अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर वहां से लाइव ओबी करते हैं, शो करते हैं, या फिर एक्टिव वॉर जोन में उतरकर वहां से फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। अब जैसे बोरोदेंकिया से जब हम मार्किव जा रहे थे तो हमें एक मैदान में, एक खेत में जो दस्ता है सैनिकों का, वो डिमाइनिंग करता हुआ मिला। हमने फैसला किया कि हम उतरकर वहां शूट करेंगे और डिमाइनिंग करते समय के खतरों को अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे, और हमने वो किया। खतरा बहुत था, किसी एक गलत जगह पर पैर पड़ जाने के बाद जान को खतरा हो सकता था, लेकिन जब आप वॉर जोन में कवरेज के लिए जाते हैं तो इतना खतरा आपको लेना पड़ता है। यूक्रेन की सेना अगर यहाँ अप्रोच करे तो उनको जान माल का नुकसान उठाना पड़े। आप ओडेसा, कीव से कई रिपोर्ट्स लेकर आए। इन शहरों में आपने लोगों को किस तरह के मानवीय संकट में देखा? मतलब जनजीवन कैसा चल रहा है? देखिए, युद्ध की जो त्रासदी है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। यूक्रेन में हमने देखा कि बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई हैं, शहर के शहर उजड़ गए हैं, लाखों लोगों के घरों का कोई हिस्सा तक नहीं बचा। और ख़ासतौर पे अगर बड़े शहरों की बात करें तो जीवन पटरी पे लौटती नज़र आती है। ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू होता है, लेकिन फिर एयर रेड सायरन की एक आवाज़ जो है लोगों को वापस अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर देती है, बंकरों में जाने को मजबूर कर देती है। तो एक त्रासदी की स्थिति है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ओढ़ने बिछाने तक की चीज़ों की किल्लत है, और उस बीच जो यूक्रेन के लोग हैं अपना जीवन, अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी,
यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन यूक्रेन गए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिले। उधर इंडिया कंडेम द किलिंग्स इन बूचा। 2 महीने से चल रही इस जंग में क्या भविष्य में और डिप्लोमेटिक टॉक्स को होते हुए देख रहे हैं, मतलब बिटवीन यूक्रेन और रशिया और अदर कंट्रीज गेटिंग इन, ये सब कहां जाकर रुकेगा? आपको पता है कि इजराइल से लेकर टर्की तक ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन शांति की अपील कर रहा है, दुनिया के देशों से युद्ध रुकवाने की अपील कर रहा है, साथ ही वो अपने सहयोगी देशों से हथियार की भी मांग कर रहा है ताकि रूस के कदम को रोका जा सके। दूसरी तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है, कई जगहों पे उसने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया है और वो इस जिद पर है कि जब तक उसकी बात को यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक वो युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे में राजनयिक कोशिशें किस स्तर पे काम आएगी? प्रतिबंध बहुत सारे लगाए गए हैं रूस पर, लेकिन रूस का ये कहना है कि प्रतिबंधों का जो बुरा असर है सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी झेलना पड़ेगा और पड़ रहा है, यूरोप के देशों को भी झेलना पड़ रहा है। हाँ, कोशिश जरूर ये हो रही है कि राजनयन के जरिए मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि किसी भी युद्ध का जो खात्मा है वो बातचीत की टेबल पर ही होता है, लेकिन बातचीत की टेबल पर कब ऐसी कारगर बातचीत हो कि युद्ध खत्म हो, उसका इंतजार हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और एक बार फिर से वी अप्रिशिएट यू फॉर ब्रिंगिंग अस ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द वॉर जोन यूक्रेन। और अब वक्त चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है अयोध्या में दंगा भड़काने की नाकाम साजिश हुई है। दूसरी खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में अहम आरोपी फरीद उर्फ नीटू बंगाल से गिरफ्तार हुआ है। तीसरी खबर दिल्ली में कोयला संकट गहरा रहा है, मेट्रो में आ सकती है बाधा। चौथी खबर 7 दिन में दूसरी बार मिले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में। पांचवी और आखिरी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विरोध में मदीना में लगे हैं नारे।